प्रेजेंटिंग द मिडनाइट स्काई। ये कहानी है 2049 की, यानी कि आज से काफी साल आगे की। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची होती, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इंसानों के लिए बिल्कुल खत्म हो गया होता है, जिसकी वजह से धरती के सारे इंसान इसे छोड़कर दूसरे प्लेनेट जा चुके होते हैं। और इसके बाद हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें धरती के आखिरी बचे लोग उसमें जा रहे होते हैं। असल में ये लोग साइंटिस्ट होते हैं जो आखिरी तक इसलिए रुके होते हैं क्योंकि वो शायद पृथ्वी की कंडीशन में कुछ सुधार कर पाए। इसलिए जब इनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं तो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि अब सभी पृथ्वी छोड़कर दूसरे प्लेनेट चले जाएंगे। इसी बीच हमें मूवी के मेन कैरेक्टर ऑगस्टीन को दिखाया जाता है, जो एक महान साइंटिस्ट होते हैं जो कि अब बुजुर्ग हो गए होते हैं और वो अपना आखिरी वक्त यहीं रहकर बिताना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, उनको कैंसर होता है क्योंकि उनकी मौत का वक्त बहुत नजदीक होता है, इसलिए वो पृथ्वी को छोड़कर जाने से मना कर देते हैं। ऑगस्टीन बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वे साइंटिस्ट हैं तो उन्हें अच्छा खासा मेडिकल नॉलेज भी होता है, इसलिए वो अपने कैंसर का इलाज भी खुद ही कर रहे होते हैं। उनके सभी साथी पृथ्वी छोड़कर चले गए होते हैं और वे अकेले ही अपने जीवन का सफर जीना शुरू कर देते हैं। अब कट करके हमें ऑगस्टीन के पास्ट लाइफ के सीन दिखाए जाते हैं। जब वो एक यंग साइंटिस्ट थे तब उन्होंने इन सब चीजों की शुरुआत की थी। वे एक ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं और उन्होंने एक प्लेनेट की खोज की थी जो कि हूबहू पृथ्वी जैसा ही हैबिटेबल प्लेनेट होता है, और प्लेनेट को अपने एक सेमिनार में लोगों को उसकी सारी जानकारी बताते हैं। और इसी इवेंट की खुशी में उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है जिसमें उनसे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम जीन होता है। और पहली नजर में ऑगस्टीन को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दिन महीने और महीने साल में बदल जाते हैं। धीरे धीरे जीन को ये एहसास होने लगता है कि ऑगस्टीन उससे ज्यादा अपने काम को महत्व देता है, लेकिन ऑगस्टीन भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने काम के कारण उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का भी ध्यान नहीं रहता था। दरअसल वो उसे टाइम नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से उनमें दूरियां बढ़ गई और जीन डिसाइड करती है कि वो अब साथ नहीं रहना चाहती और डाइवोर्स ले लेती है। कट करके फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है जिसमें ऑगस्टीन अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसके सिस्टम पर एक मैसेज आता है जिसमें एक स्पेसशिप उनसे कनेक्ट हो रहा होता है। उस स्पेसशिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और क्रू मेंबर्स की डिटेल कंप्यूटर पर ओपन हो जाती है। दरअसल ये स्पेसशिप ऑगस्टीन की कंपनी का ही होता है, जो कि एक खास मिशन के लिए ही स्पेस में भेजा गया था, जिसका मकसद था प्लेनेट के 23 पर जीवन की खोज करना। दरअसल ये वही प्लेनेट है जिसके बारे में सालों पहले पास्ट में ऑगस्टीन लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। इस स्पेसशिप को लगभग 6 साल पहले के 23 प्लेनेट के लिए भेजा गया था और वहाँ सभी अपनी सारी रिसर्च करने के बाद अर्थ के लिए वापस निकले हैं। काफी प्रयासों के बाद पृथ्वी से संपर्क न होने की वजह से अब ये सभी नहीं जानते कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट अभी कैसा है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि सारी मानव जाति अब पृथ्वी को छोड़कर चली गई है। इन सब से अनजान ये सभी अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि ऑगस्टीन अपनी इस बीमारी की वजह से कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर की मदद से वो स्पेसशिप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर उन्हें सब याद आने लगता है। वो जान लेते हैं कि ये स्पेसशिप तो उन्हीं के द्वारा बनाया और भेजा गया था। ऑगस्टीन मन ही मन उनकी हर संभव मदद करना चाहते थे। फिर कट करके हमें स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसके अंदर पूरा क्रू मौजूद होता है। वे 5 लोग होते हैं जिसमें मेन कैरेक्टर आयरिस सली, कमांडर एडिवोल और 3 लोग जो कि क्रू का हिस्सा हैं। ये लोग कई दिनों से पृथ्वी से संपर्क करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। पर अब फाइनली उनका संपर्क ऑगस्टीन से हो जाता है और थोड़ी देर बाद संपर्क टूट जाता है और अगला मैसेज 11 घंटों के बाद ही सेंड या रिसीव हो पाएगा, क्योंकि ऑगस्टीन के पास जो एंटीना होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती और उसमें कुछ खराबी भी होती है। पर तभी उनके किचन में अचानक आग लग जाती है और वो उस आग को जैसे तैसे बुझा देते हैं। तभी उनकी नजर नीचे बैठी एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। उसे देखकर वो बुरी तरीके से घबरा जाता है। वो कहता है आखिर वो बच्ची वहाँ आई कैसे। ऑगस्टीन उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बच्ची कुछ जवाब भी नहीं दे रही थी। तब भी वो कोशिश करता रहता है ताकि वो पता लगा सके कि ये बच्ची यहाँ पर कैसे रह गई। तभी वो नोटिस करता है कि वो बच्ची बोल नहीं सकती। वो उस बच्ची का ध्यान रखना शुरू कर देता है। वो देखता है कि बच्ची ड्राइंग के थ्रू उससे कुछ कह रही है। तभी वो बच्ची अपना नाम बताती है। उसका नाम आयरस होता है। तभी ऑगस्टीन को मालूम पड़ता है कि 11 घंटे पूरे हो चुके हैं और वो अपना मैसेज कहीं भी भेज सकता है। वो दूसरे स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो सिग्नल ही नहीं थे, इसलिए इतने दिनों से किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ऑगस्टीन ये सोचता है कि इतने दिनों तक इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना खराब है कि वो बच्ची वहाँ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वो प्लान करता है कि वो एंटीना ठीक करेगा। वो वहाँ जाता है और एंटीना ठीक करने की कोशिश करता है।
वो इतनी बड़ी थी कि उसे और साथियों की जरूरत थी, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। अब ऑगस्टीन सोचता है कि अब कोई न कोई दूसरा सोल्यूशन तो उसे ढूंढ ही पड़ेगा, क्योंकि मन ही मन उस बच्ची को जल्दी बचाना चाहता है। अब धीरे धीरे उन दोनों में भी नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब ऑगस्टीन को कैंसर होने के कारण उसे अपना इलाज भी खुद ही करना पड़ता है। अब उसके दिमाग में एक और एंटीना का ध्यान आता है, पर वो एंटीना इतनी दूर होती है कि वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा, क्योंकि अर्थ का पर्यावरण अब पहले जैसा नहीं रहा और उसे जो कैंसर हुआ होता है वो भी उसी के कारण होता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी उस एंटीना तक जाएगा और स्पेसशिप वालों से कांटेक्ट करेगा ताकि वो इस बच्ची को यहाँ से ले जाए सोचता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब वो सुबह का इंतजार करता है और वो डिसाइड करता है कि वो आयरस इसको भी अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि रास्ता इतना खराब होता है और बहुत लंबा भी, इसलिए उसे पता नहीं रहता कि वो कब लौटेगा। इसलिए वो अपने साथ सारे सर्वाइवल वाले सामान जैसे ऑक्सीजन, कुछ गर्म कपड़े इत्यादि साथ ले जाता है। कुछ आगे तक जाने के बाद एक जगह पर वो रेस्ट करते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद वो जहाँ रुके होते हैं वहाँ की बर्फ टूटने लगती और ये दोनों डूबने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो बच्ची को बाहर निकालने में सफल रहता है और खुद भी बाहर आ जाता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन इनका जरूरी सामान पानी में ही डूब जाता है। अब इनके पास एक ही रास्ता होता है कि वो जान बचाए या सामान। वो बच्ची के लिए सब कुछ वहीं छोड़ देता है। अब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उनका सारा सामान और जिससे वो यहाँ तक आए थे वो सब कुछ छोड़ वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। ऑगस्टीन एक कैंसर पेशेंट था और उसके साथ में वो बच्ची भी थी, इसलिए वो चलते चलते इतना थक जाते हैं कि उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं कि अचानक से वहाँ बर्फीला तूफान तेज हो जाता है, इसलिए आसपास देखना भी मुश्किल हो जाता है। उनके चारों तरफ तेज हवाएं और बर्फ ही बर्फ बरस रही होती है। तभी अचानक से आयरस का हाथ ऑगस्टीन से छूट जाता है। तूफान इतना तेज होता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आयरिश एकदम से गायब हो जाती है। वो उसे ढूंढने का जी जान से प्रयास कर रहा है कि तभी उसे आयरिश मिल जाती है। तब ऑगस्टीन की जी में जान आ जाती है। अब वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हैं जिसकी ऑगस्टीन को तलाश थी। अब हमें स्पेस शिप के अंदर क्रू को दिखाया जाता है जो कि शिप की डायरेक्शन का आकलन कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अपना रास्ता भटक चुके हैं और वो दूसरे रास्ते में जा रहे होते हैं। बस ये सिर्फ आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। इन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या है और क्या होगा, और साथ ही साथ पृथ्वी से लगातार संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे थे। अब दिखाते हैं कि ऑगस्टीन उस दूसरी एंटीना स्पॉट तक पहुंच के सीधा स्पेसशिप से कांटेक्ट कर लेता है, जिसे शिप में बैठी आयरस लेती है और अर्थ के बारे में इन्हें बता ही रहा होता है कि इनका संपर्क फिर से टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में कोई तूफान आया होता है, लेकिन आयरस ये ठान लेती है कि वो पृथ्वी से कनेक्ट होकर रहेगी। अब तूफान की वजह से इनके स्पेसशिप में खराबी आ जाती है और इनकी एंटीना को भी नुकसान हुआ है। वो इसे ठीक करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं था क्योंकि बाहर तूफान अभी थमा नहीं था। तब भी वो बाहर जाते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद ये उसे ठीक कर ही देते हैं, लेकिन अचानक से एक एस्ट्रॉइड आकर टकरा जाता है जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और उनके एक साथी की मृत्यु भी हो जाती है, जिससे इन सभी को बहुत बुरा लगता है और निराशा इनके मन में आ जाती है। आयरस फिर से अर्थ से संपर्क करने की कोशिश करती है और इस बार ऑगस्टीन से कांटेक्ट कर लेती है और उससे बात करती है। ऑगस्टीन उसे बताता है कि अर्थ अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची। यहाँ हर जगह खतरा है और यहाँ के सारे इंसान अर्थ को छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए तुम सभी यहाँ मत आओ और वापस के 23 प्लैनेट पर ही चले जाओ, वहाँ तुम आराम से रह सकते हो। लेकिन आयरस उसे बताती है कि वे अब वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो रास्ता भटक चुके हैं। इसी पर ऑगस्टीन उन्हें फिर से रास्ता बताता है और कहता है कि तुम्हें के 23 प्लैनेट ही जाना चाहिए। अब ये सभी बातें सुनकर वहाँ पर सभी परेशान हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं होता कि अर्थ अब रहने लायक नहीं बची। उनके क्रू मेंबर्स में से तो 2 लोग इस बात से इनकार भी कर देते हैं और उनको तो अर्थ पर ही जाना था। इस स्पेसशिप में एक मेंबर को अर्थ पर इसलिए जाना था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बीवी अभी भी उसका इंतजार कर रही होगी। ऑगस्टीन उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है कि अब अर्थ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है और जो वहाँ बचे थे वो सब मारे जा चुके हैं। तब वो मेंबर कहता है, अगर मेरी बीवी मर भी चुकी है तब भी मैं उससे खोजने अर्थ पर जाऊंगा। इसलिए वो नीचे अर्थ पर जाने का डिसाइड करता है और एक स्पेस सूट पहनकर एक छोटी स्पेसशिप को लेकर जाने के लिए निकल जाता है। उसे ये पता होता है वो अर्थ पर जाने के बाद वापस नहीं आ सकता, लेकिन तब भी वो आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ऑगस्टीन और आयरस वापस से बातें करना शुरू करते हैं। आयरस कहती है कि उसकी जिंदगी का ये पल शानदार पल है कि वो उससे बात कर रही। वो ऑगस्टीन को बताती है कि वे उसके आइडियल पर्सन है जिनको देखकर ही वो एस्ट्रोनॉट बनी है, और ऐसे बातों बातों में वो अपनी मॉम के बारे में बताती है
कि वो भी उनकी कितनी बड़ी फैन थी। इसके बाद ऑगस्टीन उसकी मॉम के बारे में और पूछता है तो आयरिस उसे उसकी मॉम के बारे में सब कुछ बताने लगती है। ऑगस्टीन उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि वो उसकी बेटी है और आयरिस अपना नाम भी पूरा बता देती है। और आयरिस नाम सुनने के बाद उसे वो छोटी बच्ची याद आती है, तो भागते हुए वो छोटी बच्ची के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि आयरिस नाम की कोई बच्ची थी ही नहीं। ये ऑगस्टीन का वहम था कि उसे वो बच्ची दिख रही थी। दरअसल ऑगस्टीन की बीमारी की वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उसे ये तो ध्यान था कि उसे अपनी बच्ची को बचाना है, तभी उसके ख्यालों में वो बच्ची दिखाई दे रही थी। दरअसल ये बच्ची उसकी जिंदगी की वजह थी, क्योंकि ऑगस्टीन अपनी बेटी की वजह से ही जिंदा था और वो हमेशा इसी काम में लगा रहता था कि वो और उसकी वाइफ के 23 प्लैनेट पर जाए और उसकी बेटी हमेशा के लिए सेफ रहे। लेकिन जब ऑगस्टीन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसके दिमाग से ये बातें भी भूलने लगी, तो उसने उस बच्ची को ख्याल बनाया ताकि वो उसकी वजह से जिंदा रह सके जब तक वो अपनी बच्ची को उस प्लैनेट तक नहीं ले जाए। और इसीलिए वो उस प्लैनेट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखता था। लेकिन यहाँ पर वो आयरिस को ये बात नहीं बताता कि वो उसका पिता है, क्योंकि उसे इस बात का डर था अगर वो आयरिस को ये बात बता देगा तो शायद वो उसे लेने के लिए दोबारा अर्थ पर आए, और वो ऐसा नहीं चाहता था। यहाँ पर ऑगस्टीन अपनी बेटी से बात करना चाहता था, तो वो उसे पूछता है कि K23 प्लैनेट कैसा है। तब आयरिस सब कुछ बता देती है और K23 प्लैनेट के बारे में सुनकर ऑगस्टीन बहुत खुश होता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। और इसी के साथ आयरिस अपने क्रू के साथ K23 प्लैनेट की तरह रवाना होना शुरू कर देती है और वो कहती है कि K23 पर लाइफ पॉसिबल है और जितने भी लोग लाइफ ढूंढने के लिए अलग अलग प्लैनेट पर गए हैं वो इस प्लैनेट पर आ जाएं। और हम फिर से ऑगस्टीन को देखते हैं जो कि आसमान के नीचे खड़ा होता है और वो बिल्कुल ही बेखौफ होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी जिंदगी कम मकसद पूरा हो चुका है और अगर वो अब मर भी जाए तो उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।